हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग करने वाले हैं 6th क्लास की ज्योग्राफी, जो है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, इसके कुछ नोट्स हैं जो आप लोग से मैं शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट्स थोड़ी लंबी है क्योंकि चैप्टर भी लंबी ही है, और चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ बुक वाला चैप्टर को अपने पिछले वाले वीडियो में। आप लोग उसको जाके पहले देख लीजिए, उसके बाद इस नोट्स को देखिएगा। इससे आपका जो है सीटेट का तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा एसएसटी के लिए। तो एग्ज़ाम का डेट दे चुका है, 15 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा दिन नहीं है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और एसएसटी में नंबर लाइए, क्योंकि एसएसटी जो है सीटेट में एसएसटी ही मेन रोल निभाता है। अगर एसएसटी में ज़्यादा नंबर आता है आप लोगों का, तो फिर सीटेट में रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर है 5, ज्योग्राफी की है, 6th क्लास की, और जो चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, तो पृथ्वी के कितने परिमंडल है, तो इन सबको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो बताया गया है जीव मंडल के बारे में। पहले जो बताया गया है जीव मंडल के बारे में, तो जीव मंडल क्या है? एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। तो जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है जीव मंडल। तो जीव मंडल आप लोगों का क्लियर हो चुका है कि जीव मंडल जो है एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। उसके बाद पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा गया। पृथ्वी की जो सतह है इनको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्थलीय भूभाग, जिसको महाद्वीप कहा जाता है, और दूसरा है जलाशय, जिसको महासागरीय बेसिन कहा जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखना, इस सीटेट में पूछा गया है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर लगा रहे होंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन मिला होगा कि पृथ्वी को कितने भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। तो पृथ्वी का प्रमुख रूप से 2 भाग है, एक स्थलीय भूभाग है और दूसरा जलाशय भाग है। स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है और जलाशय भाग को महासागरीय बेसिन कहा जाता है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। उसके बाद जो है यहाँ पे वीवीआई पॉइंट है, जिसको आप लोग याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? तो माउंट एवरेस्ट। इतना तो आप लोगों को पता ही है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर ऊंचा है। यह एनसीईआरटी में इसका डाटा दिया गया है। 8,848 मीटर ऊंचा है कौन? माउंट एवरेस्ट, जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। इसको याद रखना है। उसके बाद ये भी दिया गया है एनसीईआरटी बुक में कि विश्व का सबसे गहरा भाग क्या है? तो विश्व का सबसे गहरा भाग है प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त। प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त, इसको याद रखना है कि विश्व का सबसे गहरा भाग कौन है? तो प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो है विश्व का सबसे गहरा भाग है, जो महासागर, जो प्रशांत महासागर का ही एक भाग है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट के बारे में आप लोग को चैप्टर में बताया गया है। एक डब्बा जैसा दिया गया था जिसमें माउंट एवरेस्ट के बारे में बताया गया था। तो वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे नोट किया गया है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। 1 बार 2 बार वीडियो को देखिएगा या सुनिएगा कान में ईयरफोन लगा के, तो फिर भी ये सब चीज़ें जो है याद हो जाएगी, क्योंकि ये सब डाटा वाला चीज़ है। इसको आप लोग कितना बार भी अगर या लिखिएगा तो याद नहीं होगा। इसको सुनना है, उसके बाद देखना है, तभी आप लोगों को याद हो सकता है। लिखने से भी होता है। तो सुनिए और पढ़िए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। 15 दिसंबर को एग्ज़ाम का समय दिया गया है। तो आप लोग इसको याद रखिए कि 15 दिसंबर को एग्ज़ाम है और उसी हिसाब से तैयारी करना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो माउंट एवरेस्ट पे है जो सबसे पहले कौन चढ़ा? माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? यहाँ पे नहीं बताया गया है कि भारत का व्यक्ति कौन चढ़ा, यहाँ पे बताया गया है कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ा कौन। तो माउंट एवरेस्ट पर न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी महोदय जो थे, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। क्या नाम था उसका? एडमंड हिलरी। एडमंड हिलरी। तो इसको एक ट्रिक है कि आदमी अगर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेगा तो क्या हिल डोल करके चलेगा, तो हिलरी। यह एक ट्रिक है, इसको याद रखना। मैं ऐसी ट्रिक से याद की थी। तो माउंट एवरेस्ट पे जो आदमी चढ़ा उसका नाम क्या था? तो न्यूजीलैंड के से एडमंड हिलरी, क्योंकि वो हिल डुल करके पर्वत में चढ़ता है। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक के रूप में किया गया है। उसके बाद बताया गया है भारत के कौन थे? तो भारत के तेंजिंग नोगे शेरपा जो थे। तेंजिंग नोगे शेरपा इसका नाम है। याद रखने के भारत का जो प्रथम व्यक्ति था जो एवरेस्ट पे चढ़ा था, उसका नाम है तेंजिंग नोर्गे शेरपा। तेंजिंग नोर्गे शेरपा जो 29 मई 1953 को चढ़ा था। 29 मई 1953 को भारत का जो था तेंजिंग नोर्गे शेरपा, वो कहाँ चढ़ा था? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। और सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो एडमंड हिलरी महोदय थे। उसके बाद भारत का जो प्रथम था तो वो था तेंजिंग नोर्गे शेरपा महोदय, जो 29 मई 1953 को चढ़ा था। इसका डेट भी याद रखना है कि कब चढ़ा था, 29 मई 1953 को। उसके बाद महिला के बारे में बताया गया है। तो प्रथम महिला जहाँ जिस देश की चढ़ी थी वो जापान की थी। तो जापान की पहली महिला जुंको तवाई ने 16 मई 1975 को इस एवरेस्ट पर चढ़ी। तो उसका क्या नाम था? जापान की थी पहली महिला जुंको तावेई। जुंको तावेई, इसको याद रखना है कि कौन चढ़ी थी? तो जुंको तावेई कहाँ की थी? तो जापान की थी और 16 मई 1975 को चढ़ी। तो अब भारत की महिला के बारे में जान लेते हैं। तो भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल। इसको याद रखना है कि भारत की पहली महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल, जो 23 मई 1984 को चढ़ी। 23 मई 1984 को चढ़ी।
तो फर्स्ट आदमी कौन था जो एवरेस्ट पे चढ़ा, माउंट एवरेस्ट पे? तो तेंजिंग जो चढ़ा, जो तेंजिंग नोरेगा सर पे, भारत के थे। पर ऐसे अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर किस देश के व्यक्ति चढ़े, तो न्यूजीलैंड के। कौन? तो एडमंड हिलरी। उसके बाद पूछा जाएगा कि भारत का कौन चढ़ा, तो तेंजिंग नोगे शेरपा 29 मई 1953 को चढ़ा। उसके बाद पूछा जाएगा कि कहाँ की सबसे पहले महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, तो जापान की थी। उसका नाम क्या था? तो जुंको तबई। उसके बाद पूछा जाएगा कि भारत की पहली महिला कौन चढ़ी माउंट एवरेस्ट पर, तो बछेंद्री पाल। इसका टाइम भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो 23 मई 1984 को चढ़ी। ये सारे बहुत ही वीवीआई पॉइंट्स है, आप लोग अच्छे से इसको याद कीजिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा या फिर कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो सीटेट में पूछा भी गया है, आगे भी पूछने की संभावना है, पूछा ही जाता है ये सब क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे बताया गया है स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। स्थल का जो बहुत बड़ा भाग है किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे महाद्वीप के बारे में बताया गया। तो महाद्वीप के बारे में क्या हम लोग चैप्टर में पढ़े थे कि महाद्वीप कितने प्रकार के हैं, तो महाद्वीप 7 प्रकार के हैं। 7 प्रमुख महाद्वीप हैं जिसका नाम है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। क्या क्या नाम है सातों का, तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोग बार बार सुनिएगा तो चीज़ें याद हो जाएगी, क्योंकि सुनने से चीज़ें जो है ज़्यादा याद रहती है, ज़्यादा समय तक याद रहती है। वरना पढ़े तो आप लोग सब कुछ है, ये सब तो आप लोग सब पढ़े ही हैं, पर याद नहीं रहता। एग्जाम हॉल में तो खास करके याद नहीं रहता है, तो बार बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है एशिया के बारे में। चलिए पढ़ते हैं एशिया के बारे में। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग एशिया महाद्वीप है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है, तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करती है। इसका जो पश्चिम में है वो यूराल पर्वत इसके पश्चिम में स्थित है जो इसे यूरोप से अलग करती है, और कर्क रेखा गुजरती है। एशिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें 5-6 पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या क्या बताया गया है एशिया महाद्वीप के बारे में, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है, और ये जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, और पश्चिम में इसका जो है यूराल पर्वत स्थित है जो यूरोप से इसको अलग करती है। ये सारे पॉइंट्स है एशिया के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरे महाद्वीप यूरोप को। तो चलिए पढ़ते हैं यूरोप को। यूरोप के बारे में क्या बताया गया है, तो यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप जो है एशिया महाद्वीप से जो छोटा है, एशिया के पश्चिम में स्थित है। एशिया के जो यूरोप है पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। तो इससे होकर कौन गुजरती है, तो आर्कटिक वृत्त। और एशिया से होकर कौन गुजरती है, तो कर्क रेखा एशिया से होकर गुजरती है, और आर्कटिक वृत्त जो है यूरोप से होकर गुजरती है। सारे पॉइंट्स है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं तीसरा अफ्रीका महादेश को। अफ्रीका महादेश के बारे में क्या बताया गया है, विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। तो पहला कौन है, पहला है एशिया। आपको याद रखना है कि पहला महाद्वीप कौन है, एशिया, और दूसरे नंबर में कौन आता है, तो अफ्रीका महादेश आता है। विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप जो है अफ्रीका है। विषुवत वृत्त इसके मध्य से होकर गुजरती है। इसके मध्य से होकर क्या गुजरती है, तो विषुवत वृत्त गुजरती है। ये तो दूसरा सबसे बड़ा है। और एशिया से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा। और अफ्रीका से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो विषुवत वृत्त जो है इसके मध्य से होकर गुजरती है। ये सारे पॉइंट्स याद रखना है। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है, तो यह जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। तो इसका जो खास पॉइंट है, जो खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि अफ्रीका महादेश से होकर तीनों जो रेखाएं गुजरती है, कौन कौन, तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं जो है अफ्रीका महादेव से होकर गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। तो अफ्रीका महादेव में क्या याद रखना है कि ये जो तीनों रेखाएं इससे होकर गुजरती है, और ये जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इससे विषुवत वृत्त भी होकर गुजरती है, और गोलार्ध जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद और कुछ बताया गया है पॉइंट्स इसमें जो इंपॉर्टेंट है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है, इसी महाद्वीप पर है। अफ्रीका महाद्वीप में ही सहारा रेगिस्तान भी स्थित है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का कौन सा जो है रेगिस्तान है, तो विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है। विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान क्या है, तो सहारा रेगिस्तान जो अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। यह चारों ओर से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। अफ्रीका महाद्वीप जो है ये जो है चारों ओर से महासागर एवं समुद्रों से घिरा है। सबसे लंबी नदी विश्व की नील नदी है। सबसे लंबी नदी कौन है विश्व की, तो नील नदी है। और सबसे बड़ा जो गर्म रेगिस्तान है तो वो सहारा रेगिस्तान है। तो सबसे लंबी नदी जो है विश्व की नील नदी अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। तो इससे 3 पॉइंट्स आपको खास तौर से याद रखना ही रखना है, बाकी नहीं भी रखिएगा तो चलेगा, मगर बाकियों को रखना है। इन तीनों को तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद ही रखना है कि तीनों रेखा अफ्रीका से होकर गुजरती है। कर्क, विषुवत और मकर रेखा जो तीनों है अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। और विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान जो है सहारा रेगिस्तान इसी महाद्वीप पर स्थित है। उसके बाद जो नील नदी है विश्व की
सबसे लंबी विश्व की जो नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो इन तीनों पॉइंट्स को याद रखना ही रखना है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप को पढ़ते हैं। इसके बारे में क्या बताया गया है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो पहला कौन है, एशिया, दूसरा कौन है, अफ्रीका। अब तीसरे नंबर पे कौन आता है, तो उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है। यह जो दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, पनामा जल संधि। जो दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है, तो उस संकरे स्थल को क्या कहा जाता है, तो ये है आपका उत्तर अमेरिका, ठीक है। और ये है आपका दक्षिणी अमेरिका, और ये जो बीच में जुड़ा हुआ है इसी को क्या कहा जाता है, संकरा भाग। तो इसको क्या कहा जाता है, तो पनामा जल संधि। ये जो है जल संधि है, इसका नाम क्या है, पनामा जल संधि। तो इसको याद रखना है कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जिस भाग में जुड़ा है तो उसको जल संधि कहा जाता है, और उस जल संधि का नाम क्या है, तो पनामा जल संधि, जो संकरे स्थल से जुड़ा है। उसके बाद याद रखना उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में यह स्थित है। ये किस में स्थित है, तो उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। 3 महासागरों से ये घिरा हुआ है। कितने महासागरों से घिरा हुआ है, तो 3 महासागरों से घिरा हुआ है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका महादेश के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। क्या बताया गया है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। सिंपल है कि दक्षिणी अमेरिका किस गोलार्ध में स्थित है, तो दक्षिण यहाँ भी है, तो ये जो है दक्षिण गोलार्ध में ही स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैला है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखने वाला पॉइंट्स मिल गया कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला। इसके उत्तर से दक्षिण की ओर कौन फैला है, तो यहीं फैला हुआ उत्तर से दक्षिण की ओर फैला है ये एंडीज पर्वत, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये सब पॉइंट जो है आप लोगों को बीपीएससी जब टीचर बनिएगा, बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा, तब ये सब उस टाइम भी आप लोगों को काम आएगा, और अभी भी सीटेट के लिए काम आ रहा है। तो ध्यान से पढ़ना है कि ये सब ज़्यादा समय तक याद रहे। जैसे कि आप लोग बीपीएससी TRE 4 या 5 में भाग लीजिएगा तो उसमें आप लोगों को काम देगा ये सब चीज़ें। उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है कौन, अमेजन। तो कहाँ में बहती है, तो दक्षिण अमेरिका में बहती है। और जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है वो भी इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स थे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं महादेश को, तो नेक्स्ट महादेश है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का क्या है, यह सबसे छोटा महाद्वीप। पहला दूसरा तीसरा तो जान गए। उसके बाद आज अभी जानिए कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ये क्या है, दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो देखिए ये पॉइंट याद रखने वाला मिल गया आप लोगों को कि ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है, और इसका क्या खासियत है, तो ये जो है चारों तरफ से क्या है, समुद्र तथा महासागरों से घिरा है, और इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि ये समुद्र और महासागरों से, ये जो समुद्र और महासागरों से चारों तरफ से घिरा है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो इन सब पॉइंट्स को याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, ताकि एग्जाम तक आप लोगों को काम दे और याद रहे। जिस TRE 4 में या 5 में भी ये सब चीज़ें काम देगी। तो ध्यान से पढ़ना है, हो सके तो मेरे साथ नोट्स करते भी चलिए और याद करते भी चलिए, चीज़ों को दोहराइए, क्योंकि कंटेंट मार्केट में बहुत है, बहुत कंटेंट है। आप लोग को ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना, बस उसका रिवीजन करना है। ये सारी चीज़ आप लोग जानते ही हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सब चीज़ों को आप लोग जानते हैं। बस सम चीज़ है कि रिवीजन नहीं करते हैं आप लोग, जिस वजह से ही आप लोग मात खाते हैं। तो रिवीजन करना है और ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना है, बस NCERT के अलावा सीटेट कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछती, लाइन बाय लाइन NCERT से क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में। तो हम लोग पढ़ते हैं अंटार्कटिका के बारे में। तो अंटार्कटिका के बारे में क्या बताया गया है, जो लास्ट महाद्वीप है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका महादेश जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह बर्फ की मोटी परतों से ढका रहता है। अस्थायी मानव निवास नहीं कर सकता है इस महादेश में। यह भारत का शोध संस्थान है जिसका नाम मैत्री या भारती है। यहाँ पे जो है अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का जो एक शोध संस्थान भी है जिसका नाम मैत्री है तथा भारती है, और ये अस्थायी मानव यहाँ निवास नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ जो बर्फ की मोटी परतों से ये ढका हुआ रहता है। तो ये महाद्वीप क्लियर हो गया, ये सब चीज़ों को याद रखना है। महाद्वीप हो गया खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे जलमंडल के बारे में। जो जलमंडल के बारे में क्या बताया गया यहाँ पे, तो जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है, तो नीला ग्रह कहा जाता है। तो याद रखना आप लोगों को, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी ग्रह को। महासागर का जो परसेंटेज है 97.5% महासागर है। उसके बाद अलवन जल यहाँ पे कितना मिलता है, तो 2.5% अलवन जल मिलता है। पृथ्वी 71% भाग में जल है। पृथ्वी का 71% भाग में जो है जल है, और स्थल क्या कितना है, तो 29% में स्थल है। ये सारे डाटा को याद रखिएगा, सीटेट यहाँ से भी प्रश्न करती है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है,
और महासागर कितना है जलमंडल में, तो 97.5%। आलवन जल कितना है, तो 2.5%। पृथ्वी का जो है कितना परसेंट भाग जल है, तो 71%। और स्थल कितना है, 29%। और आलवन जल है कितना, मात्र 2.5%, जिसको हम लोग पीने के लिए उपयोग करते हैं, याद रखना है। उसके बाद महासागर के बारे में पढ़ते हैं। महासागर के बारे में क्या बताया गया है, महासागर 5 प्रकार के होते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। तो हम लोग प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो प्रशांत महासागर के बारे में क्या पढ़ना है हम लोग को, तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी का 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त यहीं स्थित है, लगभग वृत्ताकार आकार का है। और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। तो ये पॉइंट्स को याद रखिएगा कि प्रशांत महासागर के चारों ओर कौन कौन स्थित है, तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। और सबसे बड़ा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, महादेश कौन है, तो एशिया महादेश। और यहाँ पे याद रखना है सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो प्रशांत महासागर। और पृथ्वी का 1/3 भाग में फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग क्या है, मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है, यह यहीं स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसका आकार जो है लगभग वृत्ताकार है। उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट्स को देखते हैं। अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के बारे में क्या बताया गया है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा का एक्स अक्षर का है, तो उसको याद रखना है कि एक्स अक्षर का कौन सा महासागर है, तो अटलांटिक महासागर। और यह जो है विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महासागर है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर के बारे में क्या याद करना है, किसका नाम भारत देश के नाम पर रखा गया है, त्रिभुजाकार आकार का। ये जो त्रिभुजाकार आकार के है उसका नाम जो है भारत देश के, क्योंकि भारत देश का नाम क्या है, हिंदुस्तान। भारत देश का नाम क्या है, हिंदुस्तान। तो उसी से पड़ा है हिंद महासागर। इसका नाम जो भारत देश के नाम पर रखा गया है। उसके आकार क्या है, लगभग त्रिभुजाकार। उसके बाद दक्षिणी महासागर के बारे में क्या बताया गया है, दक्षिणी महासागर अटलांटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। जो अटलांटिक महासागर है, महाद्वीप जो है अटलांटिक महाद्वीप, उसको चारों ओर से घेरता है। यह अटलांटिक महासागर महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। दक्षिणी महासागर के बारे में क्या याद रखना है कि अटलांटिक जो महाद्वीप है को चारों ओर से यह घेरती है। उसके बाद यह अटलांटिक महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है, इसको याद रखना है। उसके अंदर आर्कटिक महासागर के बारे में, आर्कटिक महासागर में क्या बताया गया है, जो लास्ट महासागर है तो उत्तर ध्रुववृत्त में स्थित है। यह क्या है, उत्तर ध्रुववृत्त में स्थित है। कौन, आर्कटिक महासागर। यह प्रशांत महासागर से छिछिले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। इस क्या है, छिछिले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। उत्तर ध्रुववृत्त में ये स्थित है। कौन, आर्कटिक महासागर। और ये जो है प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, एक है छिछिले जल संकरे द्वारा, जो ये आर्कटिक महासागर है। और ये जो है प्रशांत महासागर, जो ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, उसको क्या कहा जाता है, बेरिंग जल संधि। इसको क्या कहा जाता है, तो बेरिंग जल संधि, याद रखना है आपको ये सब पॉइंट्स। उसके बाद हम लोग वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं। वायुमंडल के बारे में क्या बताया गया है, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की परतों से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल जो है हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर से गैसों की परतों से घिरी हुई है, जिसे क्या कहा जाता है, तो वायुमंडल कहा जाता है। तो चलिए इसके मंडलों को देख लेते हैं एक तरफ से क्या क्या है। तो पहले है क्षोभ मंडल, याद रखना है क्षोभ मंडल। उसके बाद है समताप मंडल, उसके बाद है मध्य मंडल, उसके बाद है आयन मंडल, उसके बाद है बहिर्मंडल। तो इसको आप लोग ट्रिक से याद कीजिएगा कि सबसे पहले क्या होगा, इसको याद रखना है कि सबसे पहले होगा क्षोभ मंडल, और सबसे बाहर क्या होगा, बहिर्मंडल। बाहर मतलब सबसे ऊपर, मतलब बाहर मतलब सबसे ऊपर। मैं ऐसे ही याद की थी, जिसको आप लोग से शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो इस तरह से याद कीजिएगा, या वरना अपना ट्रिक से याद कीजिए, या फिर आप लोगों को ऐसे ही पढ़ के याद हो जाता है तो अच्छी बात है। तो मैं ऐसे याद की थी कि पहले क्या होगा, क्षोभ मंडल होगा, सबसे बाहर में क्या होगा, बहिर्मंडल, और मध्य में तो मध्यमंडल होगा ही, और मध्यमंडल के ऊपर क्या होगा, आयन मंडल, और नीचे क्या होगा, समताप मंडल। मैं बस ऐसे ही याद की थी, आप लोगों को जिससे सुविधा हो उस तरह से याद कर सकती हैं। तो बहिर्मंडल में क्या बताया गया है, बहिर्मंडल अंतरिक्ष से संबंधित है। बहिर्मंडल आयन मंडल किससे संबंधित है, रेडियो संचार से। मध्यमंडल किससे संबंधित है, उल्का पिंड जलकर समाप्त हो जाती है किसमें, मध्य मंडल में। समताप मंडल क्या है, मौसम संबंधित घटना नहीं होती है समताप मंडल में, इसलिए यहाँ पे हवाई जहाज उड़ते हैं। तो याद रखना है कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है, तो समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती है। उसके क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं होती है, वर्षा, बाढ़, भूकंप इत्यादि क्षोभ मंडल में होता है। ये सब जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीटेट में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग देखिएगा, आप लोग से मैं क्वेश्चन भी शेयर करूँगी, जिसमें आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या पूछा जाता है। तो वीडियो मैं डालूंगी बहुत जल्द ही। उसके बाद देखिए वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल जो है 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। कौन, वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल फैला हुआ है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से बना है। वायुमंडल जो मुख्यतः किससे बना है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, तो 21%, और नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो 78%। अन्य गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा कितनी है, तो 1%। ये सारे पॉइंट्स तो सीटेट में काम आएगा ही। बाद बाकी बीपीएससी, टीआरई
TRE 4 में भी 0.4 जो होने वाला है उसमें भी काम आने वाली है ये सब डाटा कि वायुमंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, तो 1600 किलोमीटर की। और वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैसें हैं, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की मात्रा है 21% और नाइट्रोजन की मात्रा है 78% और अन्य गैसों की मात्रा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की परसेंटेज जो मात्रा है 1%। उसके बाद नाइट्रोजन मनुष्य की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, मनुष्य की वृद्धि के लिए भी नाइट्रोजन है आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। आगे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उसको पढ़ते हैं। घनत्व वायुमंडल के समुद्री तल पर सबसे अधिक होती है। घनत्व जो है सबसे अधिक कहाँ होती है, तो समुद्री तल पर सबसे अधिक होती है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं यह तेजी से घटता है, तो इस पॉइंट को याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऊपर जाने पर तापमान भी घटता है। ऊपर जाने पर क्या होता है, तापमान भी घटने लगता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। तो ये प्रश्न जो है सीटेट जनवरी 2024 में जो हुई थी उसमें पूछा गया था कि वायु जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। गतिशील वायु को क्या कहते हैं, तो पवन कहते हैं। और पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल जो है कौन कौन है, तो आप लोग ऊपर देख ही लिए पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को। तो ये सब जो पॉइंट्स थे ये चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी की थी, 6 क्लास की एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी है उसका ये जो चैप्टर नंबर 5 था, ये जो चैप्टर नंबर है 5, इसमें हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स को बताए। जो पॉइंट जो सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है, सीटेट एग्ज़ाम जो है 15 दिसंबर को जो होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए, लिखिए और याद भी कीजिए ताकि एग्जाम में जब आप लोगों को प्रश्न मिले याद हो जाए। तो पहले आप लोग चैप्टर पढ़िए, फिर इसका नोट्स देखिए, उसके बाद फिर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, आप लोगों को 100% सफलता मिलेगी। तो मेरे चैनल से अगर आप लोगों को हेल्प होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,